नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थीगण। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ इस वीडियो श्रृंखला में मैं इन दिनों जिस विषय पर बात कर रहा हूं वह है हिंदी का वैश्विक स्वरूप। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सीबीसीएस के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह एक प्रश्न पत्र है और उसमें जो 4 इकाइयों के तहत जो बातचीत होनी है उसी के अंतर्गत पहली इकाई को हम कवर कर चुके हैं, जिसका विषय था वैश्वीकरण, उसकी प्रक्रिया, उसका स्वरूप, उसके लाभ हानि, विशेष तौर पे भारत के संदर्भ में। इन पर हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका हिंदी पर किस तरह का प्रभाव है उस पर बात करने के साथ साथ पिछले 50 वर्षों में किस तरह से हिंदी विश्व में आगे बढ़ी है इसका थोड़ा सा संकेत मैंने पिछली बार किया था, और किस तरह से हिंदी 5वें स्थान से ऊपर आते आते अब पहले स्थान पर आ चुकी है, ऐसा डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल मानते हैं। लेकिन द्वितीय स्थान पर तो उसका होना सभी विद्वान आज स्वीकार करते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया जा चुका है। तो इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कि विदेशों में जब हम हिंदी की चर्चा करते हैं तो उसको डॉक्टर परमानंद पांचाल ने जो 5 अलग अलग वर्गों में बांटा है, मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये अध्ययन की सुविधा के लिए व्यवस्थित रूप से इस प्रकार की जानकारी आपके लिए भी लाभदायक होगी। और ये मैंने एक लिख करके इसको बनाने का प्रयास किया, आप देखिए। भारत से बाहर जो हिंदी भाषी हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। डॉक्टर परमानंद पांचाल ने इस तरह का उल्लेख किया है। इसमें जो पहला वर्ग है वह है प्रवासी भारतीय बहुल देश। ऐसे देश जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए थे, आज से लगभग 150 से 200 साल पहले। पहला जो जत्था गया था जहाज में भर करके, वे मॉरिशस गए थे 1834 में। उसके बाद त्रिनिडाद 1845 में, फिजी, सूरीनाम, गयाना, त्रिनिडाद, टोबैगो आदि में, दक्षिण अफ्रीका में 1860 में। ऐसा नहीं कि केवल एक ही बार ये जत्था गया था, ऐसे कई श्रमिकों को समुद्री जहाजों में भर करके अंग्रेजों के द्वारा वहां ले जाया जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य होता था उन द्वीपों को बसाना। वे उजड़े हुए द्वीप थे, वहां केवल वहां के जो पुराने सामान्य लोग रहते थे, जिनको हम जनजातियां कह सकते हैं, आदिवासी कह सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने वहां पर विधिवत रूप से अपने अपने उपनिवेशों से कुछ लोगों को जहाजों के माध्यम से पहुंचाया। बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाए कि वहां उनको सोना मिलेगा, वहां उनको बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ। उन्हें वहां ले जाकर के छोड़ दिया गया, जहां से वे ना वापस आ सकते थे ना कहीं भाग सकते थे, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए थे। ये टापू थे, समुद्री टापू थे, छोटे छोटे द्वीप थे। तो उन्होंने वहां अपनी नियति मान ली और इन देशों में इन भारतीयों ने बहुत मेहनत की। और इनमें से अधिकतर भारतीय उत्तर भारत, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि इलाकों से थे, और वे स्वाभाविक रूप से हिंदी की ही विविध बोलियां, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि बोलते थे। तो इन प्रवासी भारतीयों ने इन देशों में मेहनत करके इन देशों को बहुत विकसित किया, और आज भी इन देशों में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो 50% से अधिक हैं। और आज भी इनके कारण वहां जो भारतीय संस्कृति जीवित है उसमें बहुत बड़ी भूमिका हिंदी की है। मुझे मॉरिशस 2 बार जाने का अवसर मिला है और मैंने वहां जाकर देखा है कि अभी भी वहां भारतीय मूल का जो प्रभाव है वहां उनके नामों पर, वहां उनके रंग रूप आकार प्रकार पर, वहां उनकी भाषा पर, उनकी जीवन शैली पर मौजूद है। अभी भी वहां मॉरिशस में मैंने देखा है जाकर के कि वहां भारतीय मंदिर हैं बहुत बड़े, वहां पे उन्होंने गंगा तालाब बना रखा है। वहां अभी भी घर के बाहर हनुमान जी की ध्वजा दिखाई देती है, घरों के अंदर तुलसी चौरा दिखाई देता है, और ऐसी अनेक चीजें हैं जिससे हम भारतीय संस्कृति के चिन्ह वहां पाते हैं। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पुस्तकों ने, जिनमें महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप सब जानते हैं, रामचरित मानस। उस राम कथा के आधार पर उन्होंने अपने जीवन के कष्टों को ये कहकर सहा कि जब राम जी और सीता मैया वहां पर कष्ट सह सकती हैं जंगल में, तो हम क्यों नहीं सह सकते। इस तरह की बहुत सी बातें हैं देशों में, और आज भी वहां ऐसी स्थिति है कि बिना हिंदी जाने कोई व्यक्ति वहां उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता। मॉरिशस का विशेष महत्व है, हम इस पर और आगे जब हम विश्व हिंदी सम्मेलनों में बात करेंगे तब इस पर और उल्लेख करेंगे। लेकिन ये मैं आपको यहाँ बता देना चाहूंगा कि विश्व हिंदी
सचिवालय की स्थापना वहां की जा चुकी है मॉरिशस में। महात्मा गांधी संस्थान वहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार में। वहां रामायण सेंटर, रामायण केंद्र है आज, जो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से रामायण और रामचरितमानस, राम कथा वहां आज भी प्रभाव डालती है। बाकायदा वहां अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन भी होते हैं। ये सारी बातें मॉरिशस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रवासी भारतीय बहुल देशों में सबसे मुख्य नाम है, बड़ा नाम है। इसी तरह की बात हम त्रिनिडाद, फिजी आदि, सूरीनाम आदि के बारे में कह सकते हैं। और फिजी के बारे में तो हम यह भी कहते हैं कि वहां जो हिंदी का रूप विकसित हुआ उसे फिजी बात कहा गया। सूरीनाम में जो हिंदी विकसित हुई उसे सूरीनामी हिंदी नाम दिया गया। और इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में जो बहुत से छोटे छोटे टापू कह लीजिए, देश कह लीजिए, ग्याना है, त्रिनिडाद है, टोबैगो है, ये सब भी उसी भारतीय प्रवासी समुदाय के द्वारा विकसित किए गए और वहां भी भारतीय संस्कृति किसी न किसी रूप में आज मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ग है उन देशों का जो भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। इन देशों के साथ हमारे संबंध आदिकाल से हैं और हजारों साल पहले से अगर हम देखते हैं प्राचीन भारत में, तब हम पाते हैं कि इनमें से ये देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तो अभी बाद ही में अस्तित्व में आया है, भारत का हिस्सा ही था, पाकिस्तान है ना, श्रीलंका, इन सब देशों का अधिकतर भारत के साथ भूभाग के रूप में जुड़ाव रहा। श्रीलंका आदि के साथ हम रामायण काल से जुड़े हुए हैं और इन देशों में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इन सब का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि हिंदी का प्रभाव विद्यमान है। नेपाल की भाषा नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली उर्दू हिंदी के निकट है, इस पर हम पहले संकेत कर चुके हैं, क्योंकि हिंदी और उर्दू ये अलग भाषाएं केवल इस आधार पर है कि इन दोनों की लिपि अलग है, अन्यथा दोनों में बहुत समानताएं हैं। हिंदी बोलने वाला उर्दू को समझ सकता है, उर्दू बोलने वाला हिंदी को समझ सकता है। ऐसा हम प्रायः देखते भी हैं और हम अपने हिंदी में रोजमर्रा के इस्तेमाल में ऐसे बहुत से शब्द प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो अरबी फारसी से उर्दू के माध्यम से हिंदी तक पहुंचे। इसके बाद तीसरा जो वर्ग है वह है दक्षिण पूर्व एशियाई देश। ये वे देश हैं जो प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। जब नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ होता था, विश्व के अन्य देशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, तब बहुत से विद्यार्थी इन देशों से, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों से अनेक भारतीय यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। और भारत से ही बौद्ध धर्म का प्रभाव इन सभी देशों तक पहुंचा। जापान है, चीन है, कोरिया है, इन सब देशों में भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, बौद्ध धर्म और इसके साथ साथ संस्कृत और इसका रूप पाली प्राकृत, ये सब वहां पहुंचे। उन्हीं का विकसित रूप हिंदी है, हम ये जानते हैं। इसलिए हिंदी को लेकर इन देशों में बहुत समानताएं हैं इनकी भाषाओं के साथ। हालांकि चीन, जापान की भाषाएं चित्रलिपि हैं, अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी संस्कृति वहां विद्यमान है। और इंडोनेशिया के अंतर्गत बाली में मुझे जाने का अवसर मिला था, तो बाली में भी मैंने पाया कि भारतीय संस्कृति अद्भुत रूप से वहां विद्यमान है। बाली में लगभग 80% लोग जो हैं वे हिंदू धर्म मानने वाले हैं, जबकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है। उसके बावजूद बाली में हमने भारतीय देवी देवताओं की बड़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं चौराहों पर लगी देखी। वहां वरुण, इंद्र आदि की विशालकाय प्रतिमाएं चौराहों पर बनी हुई हैं। अनेक ऐसी बातें हैं। वहां आपने सुना होगा रामायण, वहां इंडोनेशिया की रामायण बहुत प्रसिद्ध है। हमें भी वह रामायण देखने का अवसर मिला और राम कथा को उन्होंने अपने हिसाब से ढाला है, लेकिन फिर भी वहां राम कथा का पाया जाना, मौजूद होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये राम कथा न केवल इन देशों में बल्कि पूरे संसार में अलग अलग रूपों में है। ये अलग शोध का विषय, अनेक लोगों ने इस पर शोध की है और ये सिद्ध किया है कि किस प्रकार से राम कथा का प्रभाव पूरे विश्व में है और किसी न किसी रूप में भारतीय संस्कृति की द्योतक है ये राम कथा। आगे बढ़ते हैं। कुछ आधुनिक देश, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ऐसे देश हैं जहां पिछले 70-80 सालों में भारतीय लोगों ने पांव जमाए हैं और वहां उन्होंने नाम कमाया है। अपने परिश्रम से इन देशों को विकसित होने में और मदद की है और इन देशों में गई हैं हमारी भारतीय भाषाएं। बड़ी संख्या में वहां आप हिंदी बोलने वाले, गुजराती,
पंजाबी बोलने वाले आप पाएंगे। और इन देशों में जाकर के जो हमारी सीमाएं हैं देशों की समाप्त हो जाती हैं। वहाँ भारतीय, पाकिस्तानी और तो और सारे एशियाई लोग आपस में एक होते चले जाते हैं। वहाँ एक दूसरे के साथ जो आत्मीयता है वो इन प्रादेशिक सीमाओं को लांघ जाती है। वहाँ हम ये नहीं कहते कि ये गुजराती है, ये मराठी है, ये बंगाली है, सब भारतीय हो जाते हैं। और वहाँ की संपर्क भाषा अपने आप ही हिंदी हो जाती है इन सब भारतीय लोगों के बीच में, क्योंकि वे सब हिंदी को जानते हैं। और वहाँ जाकर के भारतीय संस्कृति का, हमारे जीवन मूल्यों का, हमारी भाषा का महत्व ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। इसलिए मुझे जानकारी में है कि वहाँ रहने वाले भारतीय लोग छोटे छोटे उन त्योहारों तक को भी मनाते हैं जिनको हम यहाँ आज महत्व नहीं देते हैं। वे अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए विशेष रूप से रविवार आदि को जो विद्यालय चलते हैं उनमें भी भेजते हैं, और वहाँ हिंदी को वे अपने घरों में भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि हिंदी बची रहेगी यहाँ तो हमारी संस्कृति बची रहेगी, और संस्कृति बची रहेगी तो हमारा अपने भारत भूमि से जुड़ाव बचा रहेगा। इसीलिए वे सब इन चीज़ों को अपनाते हैं। और आगे चलते हैं। पांचवा वर्ग है अरब और इस्लामिक देश। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको हम कहते हैं, वहाँ दुबई और अबू धाबी, ये सारे मिलकर के 7 राज्य मिलकर के संयुक्त अरब अमीरात बनता है। मुझे वहाँ 7 में से 5 राज्यों को देखने का अवसर मिला था, और वहाँ बड़ी संख्या में एशियाई लोग, पाकिस्तानी, भारतीय लोग दुबई में और अन्य इन राज्यों में कार्य करते हैं, और वे सब के सब भी बड़ी सहज उर्दू मिश्रित हिंदी बोलते हैं। वहाँ हमें जो गाइड थे वो सारा समय हमसे हिंदी में बड़ी सहज रूप से बात करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, उर्दू के शब्द भी उनके इसमें थे, हिंदी तो वह थी ही थी। तो इससे ये पता चला, और भी हमें वहाँ पर दुकानों में जाके बात करने का अवसर मिला, हमें कोई परेशानी दुबई, अबू धाबी, यूएई में नहीं हुई। इसी प्रकार की स्थितियाँ अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों में, मिस्र आदि में भी पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी जो भाषाएं हैं अरबी, फारसी, उन्हीं का जन्म उर्दू के रूप में भारत में हुआ, उन्हीं से उर्दू विकसित हुई, और वह उर्दू हिंदी के निकट होने से इन देशों में भी हम हिंदी में बात को कह करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कई बार अफगानिस्तान से कुछ समाचार आते हैं, चैनलों पर दिखाए जाते हैं, वे लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं वह भाषा हमें आसानी से समझ आ जाती है, जिसका यह हम परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि हिंदी का वैश्विक स्वरूप हम इस प्रकार से 5 वर्गों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। इन 5 वर्गों में हमने देखा कि पिछले 70-80 वर्षों में भारतीय लोगों ने बहुत विकास किया है, और वहाँ हिंदी साहित्य बड़ी मात्रा में रचा जा रहा है। अनेक विद्वान जो भारतीय मूल के हैं वे हिंदी में साहित्य रचना कर रहे हैं, अनेक कृतियों के अनुवाद हो रहे हैं, अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं वहाँ से, वहाँ रेडियो चैनल, दूरदर्शन के कार्यक्रम अब सब पहुँच रहे हैं, और इन हिंदी सिनेमा की बड़ी भूमिका है। इन पर हम अभी अगली वीडियो में और बातें करते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। हिंदी का वैश्विक स्वरूप, ये 5वां भाग चल रहा है, और मुझे लगता है कि अभी इसमें और भी भाग मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी बातें बाकी हैं मेरे सामने, तो इन पर हम आगे बात करेंगे। देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। नमस्कार।